हेलो एवरीवन, उम्मीद आप ठीक होंगे। तो बेटा पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी अभिक्रिया के वेग के मात्रक और हमने पढ़ा था बेटा तात्क्षणिक वेग और औसत वेग को कैसे निकाला जाता है और इन पर आधारित एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस और हमने नीट के प्रीवियस क्वेश्चन भी करे थे बेटा। आज हम बात करने वाले हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। आज का जो टॉपिक है वो बोर्ड से रिलेटेड वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बोर्ड में बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है कि अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं और इस पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, या अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं, इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि आपसे एक दो टर्म्स एग्जाम में पूछता है, हाँ, वेग को प्रभावित करने वाले कारक से। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा। देखते हैं आज के लेक्चर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज का लेक्चर क्या डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में बेटा हम बात करने वाले हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। और क्या बात करेंगे बेटा, सांद्रता का प्रभाव, कंसंट्रेशन इफेक्ट, ताप का प्रभाव, टेम्परेचर इफेक्ट। ये दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। और क्या बात करेंगे, उत्प्रेरक का प्रभाव, बात करेंगे दाब का प्रभाव और पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रभाव। ऊपर के तीनों इफेक्ट इट इज वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा। तो आपको कम से कम ये तीनों इफेक्ट तो आने ही चाहिए क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस इन तीनों इफेक्ट से मिलता है। हम बाद के दो इफेक्ट भी करेंगे। तो चलिए ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले हम बात करें सांद्रता का प्रभाव बेटा। किसका प्रभाव? सांद्रता का प्रभाव। सांद्रता का प्रभाव पढ़ने से पहले बेटा हम एक दो बात को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर मेरे पास ये कंटेनर है, ध्यान से समझना, और इस कंटेनर के अंदर हमारे पास कोई ए और बी है बेटा, ए और बी, ए है बी है, समझ पा रहे हो? ए है बी है बेटा, ए है बी है, इस तरीके से इसको अच्छे समझना बेटा, ए है बी है। अब इसको समझने वाली बात यह है कि जब ए है और बी है वो आपस में क्रिया करते हैं बेटा, वो आपस में क्रिया करते हैं, तो मान लीजिए ए बी बनाते हैं। अब ये जो ए बी बनने की दर है कि ए बी कितनी तेजी से बनेगा, ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि ए और बी के बीच टक्कर कितनी ज्यादा हो रही है, जिसे कॉलिजन थ्योरी बोलते हैं। हम पढ़ेंगे इसको, कॉलिजन थ्योरी को, लेकिन चूंकि ये बाद का टॉपिक है और समझाना में अभी है, तो इसलिए इसको समझ लो। ए और बी बनेगा, मतलब ए और बी जब हम आपस में रिएक्शन करा रहे हैं ए की बी से, तो ए और बी आपस में मिलकर मान लीजिए ए बी बना रहा है, तो ए बी कितनी तेजी से बनेगा, मतलब इस अभिक्रिया की दर क्या होगी, वेग क्या होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ए और बी आपस में कितने ज्यादा टकरा रहे हैं। ए और बी की आपस में टक्कर जितनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा कोलिजन करेंगे, जितना ज्यादा संघट करेंगे, जितना ज्यादा टकराएंगे, उत्पाद बनने के चांस उतने ज्यादा होंगे, मतलब अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा, अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा। ये बात आप बस दिमाग में डाल लीजिए। बाकी सारे के सारे जितने भी फैक्टर अफेक्टिंग्स है वो इसी पॉइंट पर है, कहीं ना कहीं मैं यहीं लाके छोड़ूंगा उन सारे पॉइंट्स को। ये समझ लीजिए बेटा, ए और बी जितनी ज्यादा आपस में टकराएंगे, ए भी उतना ज्यादा बनेगा, ए भी उतना ज्यादा बनेगा, मतलब अभिक्रिया का वेग उतना तेज होगा। अब ध्यान से समझ लो, हम बात करें सांद्रता का प्रभाव। आप मुझे बताओ सांद्रता कब बढ़ती है? जब सांद्रता कब बढ़ेगी, मान लीजिए ए की मात्रा ज्यादा ले लो, बी की मात्रा भी ज्यादा ले लो। अगर आपने ए और बी की मात्रा ज्यादा ले रखी है, इसका मतलब ए और बी की सांद्रता ज्यादा है। सांद्रता जितनी ज्यादा होगी, बताओ उतने ज्यादा चांस होंगे ना टकराने के, उतने ज्यादा चांस होंगे ए और बी के टकराने के, उतनी ज्यादा चांस होगा ए बी में कन्वर्ट होने का, मतलब अभिक्रिया का वेग उतना ही ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं सांद्रता बढ़ाऊंगा
तो फिर ए और बी के बीच टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। मतलब सांद्रता के बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। चेक कर सकते हो बेटा। निश्चित ताप पर, ताप हमें कांस्टेंट रखना है, अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। सांद्रता में वृद्धि करेंगे तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका कारण यह है कि सांद्रता बढ़ाने से अभिकारकों के अणुओं के बीच टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। सांद्रता बढ़ाओगे तो क्या बढ़ जाएगी बेटा, टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप वेग भी बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट फैक्टर पे चलते हैं। दूसरा बेटा हमारे पास ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने से क्या होगा, दुनिया जानती है इस बात को। ये तो आप किसी से पूछ सकते हो, रिक्शा वाले से पूछ सकते हो, दुकानदार से पूछ सकते हो, आपके आसपास में जितने भी जो भी लोग हैं जो नहीं जानते साइंस को, उनसे पूछ सकते हो कि अगर आप किसी भी सिस्टम का ताप बढ़ाओगे तो उसका वेग बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। साफ बताएगा कि ताप बढ़ाओगे तो वेग बढ़ेगा। लेकिन बढ़ता क्यों है, रीजन क्या है, वो हम आपको समझाएंगे। रीजन क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो। मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसके अंदर आपने क्या ले रखा है, इसके अंदर कोई लिक्विड ले रखा है, कोई लिक्विड ले रखा है, कोई भी लिक्विड है बेटा जिसका आप ताप बढ़ा रहे हो यहां से। क्लियर है बात। अच्छा, अब जैसे मैं ताप बढ़ाऊंगा, ताप को बढ़ाऊंगा तो यहां पर क्या होगा, ये जो इसके अणु है, अणु होंगे ना, ध्यान से समझना बेटा, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। समझ में आती है बात। आप बताइए, आप खुद ही सोचिए, आपका हाथ मतलब मान लीजिए बर्नर पे रखा हुआ है, और जैसे बर्नर पे रखा हुआ है और जैसे आप हीट करोगे तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा अच्छा सा फील होगा, और जैसे आप हीट करते रहोगे एकदम से आपका एनर्जी मतलब मॉलिक्यूल की जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो एकदम से आप हाथ को पीछे लेके जाओगे। मतलब क्या है, मतलब क्या है, आप फील कर सकते हो ताप बढ़ाने से क्या होता है। हाँ, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। पानी के अंदर भी आप देखोगे, जब पानी को गर्म करोगे तो मॉलिक्यूल साफ साफ दिखेंगे कि बहुत तेजी के साथ गति करते हुए दिखता है, जबकि नॉर्मल पानी में ऐसे गति करते हुए नहीं दिखते। तो ताप बढ़ाने से बेटा क्या होता है, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, मतलब गति बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मॉलिक्यूल है यार, ये जो मॉलिक्यूल है इनमें आपस में टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी नहीं, जल्दी से बताओ। गति बढ़ गई इनकी तो इनमें टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी। मान लीजिए बहुत तेजी से गति कर रहा है, कभी इससे टकराए, कभी इससे टकराए, कभी इससे टकराए, कभी इससे टकराए, कभी इससे, कभी इससे, कभी इससे, बताओ टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी नहीं। और अगर टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो इसका मतलब अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। और ये कमाल की बात है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है बेटा। अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस ताप को बढ़ा दूं, कितना, 10 डिग्री सेल्सियस ताप को बढ़ा दें तो बेटा अभिक्रिया का वेग कितना बढ़ जाएगा, लगभग 2 गुना। याद रखना ये बात, क्वेश्चन मिलता है बेटा एग्जाम में। अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करूंगा तो फिर वेग कितना बढ़ेगा, वेग 2 गुना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 2 गुना। ये देखा गया है बेटा, ये बात देखी गई है कि अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस ताप में बढ़ाता हूं, ताप को बढ़ाता हूं तो फिर वेग कितना बढ़ जाता है, लगभग 2 गुना बढ़ जाता है। देखिए तो बेटा, ताप बढ़ाने पर अभिकारकों के अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है भाई, जिससे टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। गति बढ़ेगी तो टक्कर भी ज्यादा होंगे, और टक्कर ज्यादा होंगे तो आपको पता है अभिक्रिया का वेग भी ज्यादा होगा, जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। जिसके फलस्वरूप क्या होती है बेटा, अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। वैसे तो पूरी की पूरी ताप का प्रभाव पूछा जाता है, मैंने कहा था ना अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये एमसीक्यू में आता है बेटा ज्यादातर। अधिकांश, ये इसी में लिखना है, पूरा सेंटेंस लिखना है। हाँ, अधिकांश अभिक्रियाओं में 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर कहो या फिर वेग कहो, बात तो एक ही रहेगी। अभिक्रिया की दर लगभग 2 गुनी हो जाती है। अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस ताप को बढ़ाऊंगा तो अभिक्रिया की दर कितनी हो जाएगी बेटा, लगभग 2 गुनी। क्लियर है बात,
बहुत अच्छे बेटा। नेक्स्ट है उत्प्रेरक का प्रभाव। दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक क्या होते हैं बेटा? उत्प्रेरक क्या होते हैं आपको पता ही होगा। नॉर्मली अगर लाइफ से जुड़ी हुई चीज लें हम, तो हम देखते हैं कि जब दो लोगों के बीच रिश्तेदारी होती है, किस तरह की रिश्तेदारी? मान लीजिए भाई, मान लीजिए कि दो लोगों की शादी हो रही है, ए और बी। मान लीजिए एक ए है और एक बी है, इनकी आपस में क्या हो रही है बेटा? शादी हो रही है। क्या हो रही है? शादी। ध्यान से देख समझो। अब इन दोनों की शादी कराने के लिए एक बीच में कोई काम करता है जिसे हम बोलते हैं बिचौलिया। हाँ, क्या बोलते हैं? बिचौलिया। अब ये जो बिचौलिया है बेटा, ये जो बिचौलिया है, ध्यान से समझना, ये जो बिचौलिया है ये काम कराता है ए और बी का, ये कराता है ए और बी की शादी। क्या होता है बेटा? क्या होता है? ध्यान से समझो। सी पहले ए से मिलेगा। अब ए कहेगा भाई, मान लीजिए ये ए कोई लड़की वाला है, तो ये कहेगा भाई कि मुझे किसी लड़के की तलाश है। अब बी 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 को क्या चाहिए? बी को चाहिए भाई, ये कहेगा कि मुझे लड़की की तलाश है। अब क्या करेगा बेटा? क्या करेगा? सी क्या करेगा? सी जब इससे मिला, इसने डिमांड रखी सी के सामने, और जब सी बी से मिला तो बी ने डिमांड रखी जब सी के सामने, तो इन्होंने कहा भाई हाँ है, और दोनों को आपस में क्या करा दिया? मिला दिया बेटा। यानी कि जो सी का काम होगा, सी का काम होगा, सी का काम इतना होगा ए और बी को मिलाना, खुद इन्वॉल्व नहीं होगा। बस उत्प्रेरक भी ऐसे ही होते हैं। उत्प्रेरक भी ऐसे होते हैं कि मान लीजिए मेरे पास ए और बी के आपस में रिएक्शन करानी है, तो उत्प्रेरक क्या करेंगे? ए बी को बनवा देंगे, लेकिन ए बी को क्या करेंगे? जल्दी से करा देंगे रिएक्शन, स्पीड से करा देंगे, और खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे। उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? उत्प्रेरक कहते हैं। उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। तो जनरली देखा जाता है कि उत्प्रेरक की सतह पर, यानी कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। बात समझ में आ गई होगी आपको? बहुत अच्छे। लेकिन एक और ऐसा भी पर्सन होता है, ऐसा भी होता है जिसे हम कह देते हैं भांजी मार। भांजी मार यानी कि जो क्या कर देता है? रिश्ता तोड़वा देता है। ऐसा भी होता है, यानी कि जो ए और बी की रिएक्शन होने नहीं देना चाहता, कि ए और बी आपस में रिएक्ट ना करें, मतलब ए और बी आपस में ना मिले, जो नहीं चाहता, उसे हम क्या बोलते हैं? भांजी मार। तो ये क्या है? ये क्या है? ये नेगेटिव पर्सन है, ऋणात्मक पर्सन है भाई, ये नहीं चाहता कि मिले। और ये क्या है? सी क्या है हमारा? सी हमारा पॉजिटिव पर्सन है, धनात्मक है, ये चाहता है कि मिले। तो हमारे पास क्या होगा बेटा? ये अभिक्रिया को कराना चाहेगा, ये अभिक्रिया को रोकना चाहेगा। तो मतलब दो तरह के उत्प्रेरक होंगे। जैसे दो तरह के लोग होते हैं, एक कराना चाहते हैं और एक रोकना चाहते हैं, ऐसे उत्प्रेरक भी हमारे पास कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। एक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना चाहेंगे और एक अभिक्रिया के वेग को रोकना चाहेंगे। तो अगर मेरे पास धनात्मक उत्प्रेरक है बेटा, कौन सा? धनात्मक उत्प्रेरक, तो धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएंगे, जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटा देंगे। क्लियर है बात? बहुत अच्छा। अब इसको एक और चीज समझते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक थ्योरी में है। अब मैं रियल समझाता हूं बेटा। मेरे पास होता क्या है? मेरे पास होता क्या है, ध्यान से समझना। मान लीजिए मेरे पास यहां पर पोटेंशियल एनर्जी और यहां पर प्रोग्रेस रिएक्शन है, प्रोग्रेस। ध्यान से समझना बेटा। अब मैं कह रहा हूं कि जो ए और बी है उसके पास इतनी एनर्जी है, और रिएक्शन को करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। अगर ए और बी के पास इतनी एनर्जी हो गई, समझो ए और बी के पास, हमारे पास कितनी एनर्जी है बेटा? इतनी एनर्जी। ऐसा मान लो ए और बी आपस में तभी रिएक्ट कर सकते हैं जब इनके पास टोटल कितनी एनर्जी हो जाए? 50 जूल की। और है कितनी बेटा? है 20 जूल की। दोनों को मिलाकर है कितनी? 20 जूल की। तो भाई कितनी जूल की एनर्जी चाहिए? और 30 जूल की एनर्जी चाहिए। 50 चाहिए ना रिएक्शन करने के लिए, मतलब यहां से यहां तक की एनर्जी कितनी है? ये 50 जूल है। और है कितनी बेटा? 20 जूल। है कितनी? 20 जूल। चाहिए कितनी रिएक्शन करने के लिए? 50 जूल। अब क्या होगा?
अब क्या होगा भाई, ए और बी को बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी क्रिया कराने के लिए। तो वो जो बाहर से हम एनर्जी देते हैं, वो जो मैं बाहर से एनर्जी देंगे बेटा, वही एनर्जी हमारी क्या कहलाती है, सक्रियन ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, सक्रियन ऊर्जा। डिनोट करते हैं ई से। ए मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। शायद हो सकता है तुम्हें लिखा हुआ कम समझ पा रहा हूं, मैं वैसे लिख रहा हूं, बस आप मेरी बात पे ध्यान दें। हाँ, परफेक्टली समझेंगे एक एक वर्ड को हम आगे, बेफिक्र हैं आप। हाँ, मान लीजिए मेरे पास ए और बी आपस में रिएक्ट करना चाहते हैं, और रिएक्शन करने के लिए ए और बी, ए बी में कन्वर्ट तब होंगे जब इनके पास एनर्जी कितनी हो, 50 जूल की, और है कितनी बेटा, 20 जूल की। तो बाहर से हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 30 जूल। तो ये जो हमारे द्वारा एनर्जी दी जा रही है, इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, सक्रियन ऊर्जा। कितनी दे रहे हूं, 30 जूल की एनर्जी दे रहे हैं। अब अगर मैं इसके अंदर मान लीजिए 30 जूल की एनर्जी है बेटा, कितनी, 30 जूल एनर्जी। मैं इसको अब सही करके लिख देता हूं, क्योंकि अब काम की बात होने वाली है। तो यहां से यहां तक हमने जो एनर्जी दी वो सक्रियन ऊर्जा दी, और कितनी दी हमने, 30 जूल की एनर्जी दी है, ध्यान रखना, राइट। अब होगा क्या, अगर मैंने बेटा इसके अंदर कोई उत्प्रेरक डाल दिया, अगर मैंने इसके अंदर कोई उत्प्रेरक डाल दिया, तो भाई उत्प्रेरक क्या करता है, इस 50 जूल की एनर्जी को कम कर देता है। इस 50 जूल की एनर्जी को क्या कर देगा, कम कर देगा। ध्यान से देखो बेटा, इस 50 जूल की एनर्जी को कम कर देगा। मान लीजिए अगर 50 जूल एनर्जी चाहिए, तो फिर हमें एनर्जी चाहिए बस 40 जूल ही। कितनी जाएगी, 40 जूल। तो अब 20 तो है ना, तो अब कितनी चाहिए, अब कितनी बाहर से देनी पड़ेगी, 20 जूल देनी पड़ेगी। इसका मतलब उत्प्रेरक ने क्या करा, सक्रियन ऊर्जा को भी घटा दिया, सक्रिय ऊर्जा को भी घटा दिया। अब इतनी तो चाहिए बेटा, बस 20 जूल ही तो चाहिए, 20 तो इनके पास है, 20 इनके पास है। टोटल चाहिए कितनी, अब 40। जैसे मैंने उत्प्रेरक डाला तो अभिक्रिया तेजी से हो जाएगी ना, जल्दी से हो जाएगी, और जल्दी हो जाएगी तो इसने एनर्जी बैरियर जो था 50 जूल का, वो कम कर दिया, वो 40 पे लिया है। और इसके कम होने से सक्रियन ऊर्जा भी क्या हो गई, कम हो गई। पहले 30 जूल एनर्जी देनी पड़ रही थी, अब कितनी देनी पड़ेगी, 20 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई होगी आपको शायद। तो चलिए देखिए बेटा, ये परफेक्ट चीजें समझेंगे, इसकी टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। अब दरअसल क्या है कि मैं आपको इस टॉपिक के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर सकता पूरी तरीके से, क्योंकि फिर लॉन्ग लेक्चर हो जाएगा, इस वजह से। देखते हैं बेटा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में सामान्यतः अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अगर हम उत्प्रेरक लें तो जनरली अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, क्योंकि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियन ऊर्जा मैंने समझाने की कोशिश करी, ए का मान कम हो जाता है। सक्रियन ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है, हमारे द्वारा किसी भी सिस्टम को दी गई एनर्जी, वो सक्रियन ऊर्जा है। वो क्या है, सक्रियन ऊर्जा। मान लीजिए पानी गर्म कर रहे हैं आप, तो पानी गर्म हम ही तो कर रहे हैं, हम ही तो ताप दे रहे हैं, तो हमारे द्वारा जो एनर्जी दी जा रही है वो उसके सक्रियन ऊर्जा कहलाती है। धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं। ये बात भी मैंने आपको बता दी बेटा, क्लियर है बात। अब बात करते हैं दाब का प्रभाव। बेटा दाब का प्रभाव तभी लगता है जब हमारे पास जो अभिक्रिया वो गैसीय हो, यानी कि उसके अंदर अभिकारक भी गैस हो और उत्पाद भी गैस हो। तो मान लीजिए मेरे पास, ध्यान से समझना, ये एक कंटेनर है जिसके अंदर गैस भरी हुई है, जिसके अंदर हमने क्या भर रखी है बेटा, गैस। ये गैस है, ये रहा बेटा। अब मैंने इसके ऊपर यहां लगा रखा है ये पिस्टन, ये पिस्टन है, ये हमारा क्या है, पिस्टन है बेटा, पिस्टन लगा रखा है। इतना इसका वॉल्यूम है, आयतन है, यहां से यहां तक गैस ने आयतन ऑक्यूपाई कर रखा है। अब मैंने क्या करा बेटा, मैंने क्या करा, इसके ऊपर से दाब लगाया, और जब मैंने दाब लगाया, दाब लगाने से क्या हुआ, इस पिस्टन को मैं नीचे ले आया, यहां ले आया। ध्यान से देखो, यहां ले आया बेटा मैं इसको, ये रहा, यहां ले आया। तो अब होगा क्या बेटा, ये जो गैस के मॉलिक्यूल हैं ऊपर, वो नीचे आ गए होंगे, यहां इकट्ठे हो गए होंगे सारे के सारे, यहां से यहां इकट्ठे हो गए होंगे। आयतन घट गया तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, अब मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए होंगे। जैसे प्रेशर लगाओगे तो मॉलिक्यूल क्या आएंगे, पास पास आएंगे, और पास पास आने से बताओ उनमें टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। नहीं, देखो मॉलिक्यूल दूर दूर है, पहले मॉलिक्यूल दूर दूर थे तो पॉसिबिलिटी टक्कर होने की कम थी,
टक्कर होने के चांस कम थे क्योंकि दूर दूर थे, पास पास आए तो टक्कर होने के चांस क्या हो गए, बढ़ गए। जब मैंने दाब बढ़ा दिया, मैंने क्या कर दिया बेटा, ऊपर से दाब को बढ़ाया, दाब को बढ़ाया, तो दाब बढ़ाने से क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स पास पास आए, मॉलिक्यूल पास पास आने से टक्करों की चांस बढ़ गए, मतलब टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, और टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो फिर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब दाब बढ़ाने से टक्करों की संख्या बढ़ेगी, जिस वजह से दाब बढ़ जाएगा। नॉर्मली मैं कह सकता हूं कि भाई दाब बढ़ाने से, अगर मैं दाब बढ़ाऊंगा तो आयतन घटेगा। अब तो इतना ही रहेगा ना बेटा, आयतन घटेगा, तो आयतन घटने से सांद्रता बढ़ती है। तो अगर प्रत्येकांक में देखूं, प्रत्येकांक देखूं तो प्रत्येकांक में सांद्रता बढ़ जाएगी। सांद्रता बढ़ेगी तो आपको बताइए अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, क्योंकि टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। देखते हैं बेटा, किसी गैसीय अभिक्रिया पर दाब बढ़ाने से प्रति इकाई आयतन में, प्रति इकाई आयतन में सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे प्रभावी टक्करों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अतः अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। वेग क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई होगी आपको। चलते हैं बेटा आगे। लास्ट है हमारे पास पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का अगर फिनोमिना आप समझे तो किसी भी रिएक्शन, ये बात होगी सॉलिड पे वैलिड होगी। ये किस पे वैलिड होगी बेटा, सॉलिड पे। मान लीजिए मेरे पास ये एक टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा है बेटा किसी सॉलिड का, किसी सॉलिड का, और यहां पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे सॉलिड के, जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है बेटा, इस तरीके से ध्यान से समझना बहुत अच्छे से। अब मेरे पास जो सरफेस के मॉलिक्यूल है वो ये है, ऊपर वाले तो सरफेस पे मॉलिक्यूल होंगे, ध्यान से देखना बेटा। अब मान लीजिए मैं कोई दूसरा सॉलिड लेकर आऊं, कोई दूसरा सॉलिड लेकर आऊं, तो वो सॉलिड जब कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं। ये एक सॉलिड है, ये दूसरा सॉलिड है। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, ये मान लीजिए ए है और ये मान लो बी है, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, दोनों ठोस है बेटा। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो इनका ये वाला पार्ट ही तो कांटेक्ट में आएगा, समझो बात को, ये वाला पार्ट ही तो कांटेक्ट में आएगा, ना ये वाला आएगा, ना ये वाला, ना ये वाला, ना ये वाला, ये वाला कांटेक्ट में आएगा। तो अब चूंकि जितना ज्यादा कांटेक्ट में आएगा, जितना ज्यादा कॉलिजन होगा, उतने ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। अब इसी के क्या कर दो, इसी के क्या कर दो बेटा, इनके टुकड़े कर दो, इनके टुकड़े कर दो। यहां 3 पार्ट में कट गया, ये अलग, ये अलग और ये अलग, समझना बात को। इसके भी 3 टुकड़े ऐसे कर दो। जब आपने इसके भी 3 टुकड़े करे तो ये अलग, ये अलग और ये अलग। अब मुझे बताओ, ये इससे आराम से कॉलिजन करेगा, ये इससे आराम से कॉलिजन करेगा, और ये इससे आराम से कॉलिजन करेगा। तो क्या सरफेस एरिया बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? मतलब ये जाकर इससे टकरा जाएगा। जल्दी बताओ भाई, जल्दी, तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये यहां आके टकराएगा, यहां पर, ये यहां से टकरा जाएगा, और ये यहां से टकरा जाएगा। तो अब देखो, इसी के अगर मैं टुकड़े करता जाऊं तो सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है, पृष्ठ बढ़ता जा रहा है, नहीं जा रहा, और पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा तो टक्करों की संख्या बढ़ने के चांस ज्यादा हो गए, जिस वजह से अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब मैं इनके और टुकड़े करूं, और टुकड़े करता जाऊं, और इनका पाउडर फॉर्म ले लूं, पाउडर बना दूं, तो पाउडर बनाने से क्या होगा, नंबर ऑफ सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया इतना ज्यादा हो जाएगा कि अब मॉलिक्यूल आराम से, एक मॉलिक्यूल उसका एक मॉलिक्यूल आपस में टकरा सकते हैं। जबकि यहां पर बेटा देखोगे तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो कोलिजन नहीं कर होंगे, वही कोलिजन कर रहे होंगे, वही टकराएंगे जो सरफेस होगा। मान लीजिए इसकी मैं अगर मैं बात करूं तो इसके सरफेस के मॉलिक्यूल टकराएंगे, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो टक्कर नहीं करेंगे, और वो टक्कर नहीं करेंगे तो उनका तो वेग 0 है। अब जैसे मैं इसका पाउडर बना दूंगा, पाउडर बना दूंगा सारी चीजें, तो वो मॉलिक्यूल भी सरफेस पर आ जाएंगे, जिससे उनकी भी टक्कर हो जाएगी, और अगर टक्कर होगी तो उत्पाद बनने के चांस भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, मतलब अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई होंगी अब आपको। चलिए देखते हैं बेटा, यदि अभिकारक पदार्थ की अवस्था ठोस हो, सॉलिड हो, तो इसके पृष्ठ, पृष्ठ मतलब सतह भी कह सकते हो, सतह क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर रासायनिक अभिक्रिया के वेग में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अच्छा, जैसे लकड़ी का बुरादा
लकड़ी के टुकड़े के अधिक, लकड़ी के टुकड़े से अधिक तेजी से जलता है। बुरादा जो होता है लकड़ी का पाउडर यानी कि लकड़ी की जो छीलन होती है वो ज्यादा तेजी से जलती है कंपैरिजन टू लकड़ी। लकड़ी कम जलती है जबकि छीलन ज्यादा जलती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही तो है, यह लकड़ी के बुरादे के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के कारण होता है। बात समझ में आ गई होगी। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर परफेक्टली समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो अगर बेटा आपके बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए बेटा। ऑल द वेरी बेस्ट।